हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। बीमा उद्योग बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों का केवल एक मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा पहुंच सके। इस साल 12 नई कंपनियां कारोबार शुरू करने की तैयारी में है। साथ ही नए तरह के बीमा प्रोडक्ट भी लाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आसान और सरल बीमा मिल सके। इस सेक्टर में चल रहे सारे एक्शन को अब तक लाने की कोशिश करता है इंश्योरेंस सेंट्रल का ये खास शो। और आज के शो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सरोगेसी के प्रोसीजर के लिए भी जल्द मिलने वाला है हेल्थ बीमा कवर। बीमा नियामक इरडा ने हेल्थ बीमा कंपनियों को सरोगेसी कवर लाने के लिए कहा। साथ ही में दिव्यांगों के लिए भी हेल्थ कवर मुहैया कराने का निर्देश दिया था इरडा ने। ऑन ग्राउंड इस तरह के कितने प्लान आ चुके हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी से। और मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में समझिए कि देश के बीमा उद्योग में इस साल कैसे 12 नई कंपनियां कदम रखने वाली हैं और इनकी एंट्री से क्या कुछ बदलेगा बीमा खरीदारों के लिए। लेकिन सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं इंश्योरेंस जगत की वो बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपकी जेब पर और बीमा खरीदने के डिसीजन पर असर डालेंगी। सरोगेसी का खर्च उठाएंगी बीमा कंपनियां। इरडा ने कंपनियों को सरोगेसी कवर लाने के लिए कहा है। इसके साथ ही होगा ये कि जो लोग सरोगेसी जैसे प्रोसीजर को अपनाते हैं उनको मेडिकल खर्चों में मदद मिल सकेगी। सरोगेसी एक्ट में इससे जुड़े खर्चों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान है और अब बीमा कंपनियों को इस तरह के प्रोडक्ट भी लाने के लिए कहा जा रहा है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस 1.5 लाख एजेंट्स को जोड़ेगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तेजी से हो रहा है विस्तार। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस करेगी अपने कारोबार का विस्तार और इसके लिए एजेंटों की संख्या बढ़ाने पर है जोर। अभी देश भर में इनकी 235 शाखाएं हैं। कंपनी ने इसकी संख्या भी बढ़ाने की योजना बनाई है। हर साल ब्रांच नेटवर्क में 20% की बढ़ोतरी होगी। इसी के अनुरूप एजेंटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी कंपनी के नेटवर्क में कुल 57,000 एजेंट हैं। ग्राहकों को ठगी से बचाएगी इरडा की ये पहल। बीमा कंपनियों के मीडिया के प्रचार अभियानों पर इरडा की पैनी नजर। बीमा नियामक ने किया विज्ञापन खुलासा नियमन 2021 में संशोधन का प्रस्ताव। हर बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा। समिति के सदस्यों की नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी होगी। प्रस्ताव में कहा गया कि विज्ञापन समिति को उत्पाद प्रबंधन समिति को जवाब देना होगा। उत्पाद प्रबंधन समिति विज्ञापन समिति की सिफारिशों की जांच करेगी। विज्ञापनों को जारी करने के लिए जवाबदेह और जिम्मेदारी होगी इन समितियों की। बीमा कंपनियों में जीएसटी चोरी का दायरा बढ़ा। जीएसटी चोरी के खिलाफ अब सख्त हुई सरकार। इनपुट क्रेडिट टैक्स चोरी मामले में 20 बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच। अब जीएसटी जांच महानिदेशालय ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी अब 10 और सामान्य बीमा कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। डीजीजीआई ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। सख्ती के बाद कुछ फर्मों ने स्वेच्छा से करीब 750 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। जीएसटी अधिकारियों की तरफ से 10 नई कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। एलआईसी को फिर लगा तगड़ा झटका। जीवन बीमा कंपनी की प्रीमियम आय में बड़ी गिरावट। कंपनी के लिए न्यू बिजनेस प्रीमियम आय जो है वो घट गई है। अप्रैल 2023 में एनबीपी पिछले साल की तुलना में 50% से ज्यादा गिरावट के साथ है। अप्रैल महीने में एनबीपी 30% घटकर 5,810 करोड़ रुपए रही। और इस कमी की मुख्य वजह है सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज में जो गिरावट देखने को मिल रही है। सिंगल प्रीमियम अप्रैल में 23.7% गिरी है। आय में गिरावट से दबाव में बीमा कंपनी का शेयर भी जो है वो गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और इशू प्राइस से एक साल में 40% की अब तक गिरावट आ चुकी है। निजी बीमा कंपनियों ने इनसे बेहतर प्रदर्शन दिया। देश में अब बीमा उद्योग के कारोबार का दायरा बढ़ने वाला है। बीमा नियामक इरडा के पास मंजूरी के लिए 20 कंपनियों के आवेदन हैं। इनमें से करीब 1 दर्जन बीमा कंपनियां इसी साल कारोबार शुरू करने वाली हैं। देश में अभी कैसी है बीमा उद्योग की स्थिति, आगे कैसा रहेगा आउटलुक, नई कंपनियों के आने से आम लोगों के लिए क्या कुछ बदलेगा, इन तमाम पहलुओं का एक विश्लेषण देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के बीमा उद्योग में नई कंपनियों का सूखा जल्द ही दूर होने वाला है। बीमा नियामक इरडा के पास मंजूरी के लिए 20 कंपनियों के आवेदन हैं। इनमें से करीब 1 दर्जन बीमा कंपनियों के इस साल कारोबार शुरू करने के आसार हैं। इरडा के इस कवायद का लक्ष्य साल 2047 तक देश के हर नागरिक को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर मुहैया कराना है। दरअसल देश में अभी बीमा का दायरा बहुत ही सीमित है।
आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार साल 2020-21 में देश में जीवन बीमा कंपनियों का पेनिट्रेशन यानी पहुंच 3.2% रही। पेनिट्रेशन का मतलब है देश की जीडीपी में बीमा प्रीमियम का योगदान। हालांकि साल 2021-22 में सालाना आधार पर जीवन बीमा प्रीमियम में 10.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। कुल प्रीमियम संग्रह में नए कारोबार से आय का योगदान 45.5% रहा है। सर्वे के अनुसार भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में शामिल होगा। देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए ही इरडा पिछले कुछ महीनों से ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। इरडा ने इस साल लगभग 1 दर्जन बीमा कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की योजना बनाई है। इससे पहले करीब 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद पिछले साल 3 कंपनियों को बीमा लाइसेंस दिए गए हैं। नए लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस, क्रेडिट एक्सेस लाइफ और एको लाइफ शामिल हैं। नई कंपनियों के शामिल होने से देश में अब जीवन बीमा के कारोबार में 25 और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 34 कंपनियां हो गई हैं। इस साल नई कंपनियों को लाइसेंस मिलने के बाद बीमा कंपनियों का आंकड़ा करीब 20% बढ़कर 70 के पार पहुंच जाएगा। देश में अभी बीमा का मुख्य कारोबार शहरों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र में इसके विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। दरअसल बीमा कंपनियां फिलहाल जो उत्पाद बेच रही हैं वह शहरी क्षेत्र के लोगों के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। बीमा के मौजूदा उत्पाद आम लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह इन उत्पादों का आम लोगों की पहुंच से दूर होना है। जाहिर है साल 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में बीमा उद्योग का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अभी भारतीय बीमा उद्योग विश्व का 10वां बड़ा बाजार है। मौजूदा समय में बीमा क्षेत्र में करीब 57,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI है। इरडा को उम्मीद है कि 2027 तक घरेलू बीमा बाजार 200 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि बीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नई कंपनियों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। इससे बीमा ग्राहकों के लिए कंपनियों के नए और आकर्षक उत्पाद लॉन्च करने की होड़ मचेगी। साथ ही कंपनियां बीमा के प्रीमियम की दरें भी कम कर सकती हैं। इससे ज्यादा लोग बीमा लेने की ओर आकर्षित होंगे। कौन सा बीमा क्यों और कितना जरूरी है, इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। बाजार में पहले से मौजूद दिग्गज कंपनियों का दबदबा खत्म होगा। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि बीमा उद्योग का दायरा बढ़ाने का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि कंपनियां देश भर में अपने कार्यालय खोलेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाएंगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार और बीमा नियामक इरडा ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। बीमा कंपनियां भी प्रोएक्टिवली नए प्रोडक्ट ला रही हैं और इरडा से एक कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है और इन सुधारों की जरूरत भी थी। ऐसा देश जहां पर बीमा की पहुंच बहुत कम लोगों तक है, वहां इस तरह के फैसलों की जरूरत भी थी जो अब हम होते हुए देख रहे हैं। इसका एक असर अब ये दिख रहा है कि एक लंबे अरसे के बाद बीमा कंपनियों की तादाद बढ़ रही है। बहुत समय तक केवल 24 बीमा कंपनियां थी, लेकिन अब देखिए 2023 की शुरुआत में ही 3 नई बीमा कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है और इस पूरे साल में 12 नई और कंपनियां आएंगी। लेकिन इसी सब पर आज हम बात करते हैं और समझते हैं कि और क्या किए जाने की जरूरत है, साथ ही में जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कितने कारगर हैं। मेरे साथ जुड़े इंश्योरेंस एक्सपर्ट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहला सवाल कि देश में बीमा उद्योग में हम देख रहे हैं कि अब नई कंपनियों ने आना शुरू कर दिया है। टारगेट है कि इस साल 12 नई कंपनियां आएंगी। कुल 20 कंपनियों के पेपर्स जो हैं वो इरडा के सामने अभी पेंडिंग हैं। तो आपको क्या लगता है ये कदम जो है ये कैसे बीमा की पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा और जो पॉलिसी खरीदते हैं जो लोग, उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी अगर नई कंपनी एंट्री करती है? तो देखिए, ज़्यादा कंपनीज होती हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं। एक ही तरह के अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को उसका फायदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बीमा का पेनिट्रेशन बहुत कम है। अब इस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा कंपनियों को बाजार में उतार सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कंपनियां अगर बाजार में आती हैं और अगर अलग अलग क्षेत्र में ये काम करती हैं तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा फायदा होगा। अगर कंपनियां ज्यादा होंगी और एक ही क्षेत्र में अगर वो काम करेंगी और एक ही कस्टमर बेस की तरफ अगर वो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ज्यादा कंपनियां अच्छा है, इरडा ज्यादा कंपनियां लेके आ रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, भारत
जैसे हम देश की जब बात करते हैं, उसको अगर पेनिट्रेट करना है तो आपको एक बड़े क्षेत्र को टारगेट करना होगा। लेकिन उसके साथ ही ये भी देखना होगा कि ये कंपनियां क्या वाकई में अलग अलग क्षेत्र में जाके किसी तरीके से जो जनसंख्या है उसको हम टारगेट कर पाते हैं। क्योंकि इसका फायदा, ज्यादा कंपनियों का फायदा तभी है जब वो ऐसे क्षेत्र में काम करें जहां पे पेनिट्रेशन की जरूरत है। और एक ही क्षेत्र में ना काम करके अलग अलग क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो इसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जब आप ये कहते हैं कि उन्हें अलग अलग क्षेत्र में जाकर काम करना होगा, तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए हमें। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस बीमा की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सभी कुछ आ जाता है। अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक दायरा होता है कि वो कहाँ कहाँ इंश्योरेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। अर्बन एरियाज भी हैं, रूरल एरियाज भी हैं, और दोनों तरफ पेनिट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, बड़ी जनसंख्या है जो कि शायद जो इंश्योरेंस की अफोर्डेबिलिटी है उसको नहीं अफोर्ड कर पाती है, उतना बीमा प्रीमियम नहीं दे पाती है। क्या नई कंपनियां आने से हेल्थ इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट जो है, क्या वो अफोर्डेबल होगा? क्या कम प्रीमियम पे ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होंगे? अगर ये होता है तो ज्यादा कंपनियों को फायदा होता है। लेकिन अगर ज्यादा कंपनियां आती हैं और जो जैसी स्थिति अभी चल रही है, इसी वे में अगर हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट को हम अगर देख के आगे चलेंगे तो फिर पेनिट्रेशन जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो यानी कि पेनिट्रेशन का केवल फायदा, कंपनियों के आने से बात नहीं बनेगी, इन कंपनियों को कहाँ जाकर के अपना बीमा बेचना है, इस पर भी कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वो केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं हो, छोटे शहरों में टियर 2 और टियर 3 शहरों में जाएं और अफोर्डेबिलिटी वहां पर बहुत की हो जाएगी। यही यही मुझे समझ में आ रहा है। जी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो किसी भी बीमा को अफोर्डेबल की कैटेगरी में अगर वो लेके आते हैं तो आप ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। ओके, सो अफोर्डेबिलिटी विल बी द की। लेकिन हम साथ में देख रहे हैं जितेंद्र जी कि कई तरह के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अभी इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को सरोगेसी कवर लाने के लिए कहा है। तो एक जी नए तरह का प्रोडक्ट जो है, इसके पहले हमने देखा कि ऑटो इंश्योरेंस में पे एज यू ड्राइव जैसा प्रोडक्ट आया, साथ में यूज एंड फाइल के तहत कंपनियों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो प्रोडक्ट को पहले लॉन्च कर दें, और अब ये सरोगेसी जैसा एक प्रोडक्ट अगर लेकर आती हैं। इस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या लगता है, इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है भारत जैसे देश में? देखिए, बहुत सारी परिस्थिति हैं, और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे बीमा अवेलेबल ही नहीं है। अब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो सबको चाहिए। जब हम सरोगेट मदर्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है, क्या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की उनको जरूरत है। तो जो अलग इस तरह के सेगमेंट है वहां पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य बीमा जो है वो लाया जाए। जो सरोगेसी एक्ट है, रेगुलेशन है, उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो भी सरोगेट मदर्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसके खिलाफ जो है एक स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये एक्ट के अंदर है, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तो मुझे लगता है इरडा ने उसी को जो है फॉलो करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को कहा है कि रेगुलेशन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको जो है इस तरह का बीमा लेके आना है। तो अब समय आ गया है कि ये बीमा को जो है मार्केट में लाया जाए। राइट, तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट अगर लोग करवा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं छूट जाते थे, उनको हेल्थ बीमा की सुविधा नहीं मिलती थी, उनके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट ये साबित हो सकता है। साथ ही में मैं उस तरह की बीमा की अब बात करना चाहूँगी जिस पर आपने बहुत काम किया जितेंद्र सर, दिव्यांगजनों के लिए एक हेल्थ पॉलिसी। इस पर बीमा नियामक इरडा ने पिछले 2 साल से लगातार हेल्थ पॉलिसीज जारी करने के निर्देश दे रही है, कंपनियों को सख्ती से भी बोल चुकी है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, दिव्यांगजनों के लिए क्या हेल्थ बीमा है हमारे बाजार में? कंपनियां अब आगे आ रही, क्योंकि एक समय में जब मैंने आपसे बात की थी तब आप ही ने कहा था कि बीमा कंपनियां अभी उतना खुलकर आगे नहीं आ रही हैं, अपने आप को थोड़ा सा रोक रही हैं, पर अब आपको क्या दिख रहा है, क्या स्थितियां बदली हैं? देखिए, 2020 में इरडा का मैंडेट आया था जहां पे कहा गया था इंश्योरेंस कंपनीज को कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस लाया जाए।
कंपनीज ने बहुत समय लिया इसको इम्प्लीमेंट करने में। पहली बार में तो ये इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ईडा ने फिर दोबारा मैंडेट निकाला लास्ट ईयर, और ये कहा गया कि, और एक निश्चित डेट दे दी गई कि इस डेट में आपको ये प्रोडक्ट लेके आने हैं बाजार में। आपको जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर देना है। अब कुछ कंपनीज तो पहले से प्रोडक्ट चला रही थी, लेकिन स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के लिए था। लेकिन अब कुछ कंपनीज ने मार्केट में प्रोडक्ट लाने शुरू किए हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस का हमने हाल ही में प्रोडक्ट देखा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस मार्केट में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा निकाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा अगेन अफोर्डेबिलिटी का, क्योंकि ये इस तरह का एरिया है जहां इंश्योरेंस कंपनीज ने कभी कोई प्रोडक्ट नहीं बाजार में लेके आई है, और मेरे ख्याल से कभी कोई क्लेम सेटल नहीं किया है। अगर आपने कहीं क्लेम सेटल नहीं किया है तो आपके लिए एक नया पूरी तरीके से एरिया हो जाता है। और जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो वहां पे एक्सपेंसेस का दायरा जो है बहुत बढ़ जाता है। खाली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मेरी राय में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी होगा कि क्या वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट ले पाते हैं। क्योंकि अगर हम फैमिलीज के एक्सपेंसेस को देखें तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एब्सोल्युटली। क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस जो आएगा वो इतने अच्छे अफोर्डेबल प्रीमियम पे आएगा कि फैमिलीज उसको अफोर्ड कर सकें? जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि जिस तरह के प्रोडक्ट अभी आए हैं मार्केट में, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने जो पॉलिसी निकाली है उसमें प्रीमियम काफी हाई है, और ओपीडी कवर जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं होते हैं। तो मेरी राय में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ये कि क्या कम प्रीमियम पे एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा कवरेज लाया जा सकता है। हम्म। चलिए, प्रोडक्ट तो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी कॉस्ट वाइज वाइबल नहीं लग रहे हैं जितेंद्र जी को, क्योंकि जितेंद्र जी की बात में वजन इसलिए है क्योंकि वो ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के मामलों में काम करते आए हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते आए हैं। तो उनको ये महसूस हो रहा है कि अब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रीमियम इतना ऊंचा है कि शायद एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए ये पहुंच से बाहर होगा। जितेंद्र जी, एक और चिंता जो नज़र आ रही है अभी वो ये है एलआईसी। इसके कारोबार में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो भी बता रहे हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम आय भी उनकी घटी है। साथ में कंपनी का शेयर जो है एक साल बाद भी इशू प्राइस से करीब 40% कमज़ोर है। एलआईसी के भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? अगर इतना एक्सपेंशन हो रहा है, अगर बीमा इतना अंडर पेनिट्रेटेड है, उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, और एलआईसी देश की सबसे हमारी बड़ी कंपनी जो है उसकी जो हम हालत देख रहे हैं, आप ऐसे में क्या रीड कर रहे हैं? देखिए, जीवन बीमा का एक बड़ा हिस्सा हाई नेटवर्थ कैटेगरी से आता है। अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम को और देखेंगे बिजनेस फ्लो कहाँ है, तो एक बड़ा बिजनेस फ्लो हाई नेटवर्थ कैटेगरी से आता है। और हाई नेटवर्थ निवेश करता है कि एक साथ प्रीमियम भर के और जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है उसके लिए निवेश करता है। मेरी राय में जो टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पैक्ट अभी आपको दिखेगा। टैक्सेशन की वजह से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का जो बिजनेस है लाइफ जीवन बीमा का, वो स्पेशली हाई नेटवर्थ कैटेगरी में उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। बड़ा चिंता का फैक्टर रहेगा कि इसको आगे एलआईसी कैसे ले जाता है, क्योंकि जब जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा हिस्सा जो बीमा का है वो अगर हाई नेटवर्थ कैटेगरी से आता है, अगर वो हिट होगा तो क्या एलआईसी जो है इतनी जल्दी रूरल एरियाज के अंदर, या हम कहें कि मिडिल क्लास के अंदर, क्या इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर पाएगा कि उसको जो है नलीफाई कर सके? तो मेरी राय में ये चिंता का विषय आगे एलआईसी के लिए नहीं, सभी बीमा कंपनियों के लिए होने वाला है कि जो पेन बिजनेस जहां से आता था, उनको जो बड़ा एक अच्छा खासा बिजनेस आता था, वो अब टैक्सेशन रूल चेंज की वजह से उसको हिट होने वाला है। बिल्कुल, यूलिप हो या फिर नॉन यूलिप, दोनों पर ही टैक्सेशन रूल्स को हमने कुछ सालों में बदलते हुए देखा है। नॉन यूलिप प्लान्स पर इस साल बदले हैं, तो इन सब का असर दिख रहा है। जो हैवी प्रीमियम वाले प्रोडक्ट थे उन पर अब टैक्स लग गया है, और इसका असर इन बीमा कंपनियों की कमाई में दिख रहा है। देखिए, इसको अगर एक दूसरी तरीके से देखें तो सरकार ये चाह रही है कि इंश्योरेंस कंपनीज फोकस करें अफोर्डेबिलिटी पर, फोकस करें अफोर्डेबिलिटी पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर दिया जाए, ना कि कम लोगों से ज्यादा प्रीमियम इकट्ठा करके और बिजनेस को चलाया जाए।
तो मेरी राय में जो टैक्सेबल क्रॉस था वो इसीलिए लाया गया था कि वहां से डिस्करेज करके इंश्योरेंस कंपनीज को जरूरी है कि बिजनेस का दायरा बढ़ाया जाए। राइट। एलआईसी को वही करना होगा, कितनी जल्दी कर पाती है, कैसे कर पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। तो मुझे लगता है 2047 तक जो बीमा फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है, उसमें सबसे की फैक्टर यही है कि क्या सरकार और इरडा ये जितने भी कदम उठा रही हैं उनसे वो बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उसे अफोर्डेबल बना पाएंगी कि नहीं? आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा मेरी राय फोकस? में सबसे बड़ा फैक्टर यही रहेगा कि क्या अफोर्डेबिलिटी वो ला पाते हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो फैमिलीज हैं, लोग हैं, उनको कवर किया जाए। कि मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो 25,000 30,000 प्रीमियम देना भी भारी पड़ता है मिडिल क्लास को। तो क्या इस, और ये नहीं कि छोटे कवरेज के लिए ही प्रीमियम हो, एक बड़े कवरेज कैसे हम कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज दे सकते हैं, यही एक अफोर्डेबिलिटी का मेन फैक्टर रहेगा। जितना ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट अगर इंश्योरेंस कंपनीज लेके आएंगी उतना ज्यादा जो है आप पेनिट्रेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं तो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाना तभी संभव होगा जब कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है उसके ऊपर अगर किसी तरह की रोक लगे, या उस वो जिस इतनी तेजी से वो बढ़ रहा है उस पर अगर किसी तरह की रोक लगे या वो कम हो सके, तभी अफोर्डेबल प्रीमियम जो है वो लाया जा सकता है। वरना हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो अफोर्डेबल प्रीमियम लाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी हर लेवल पर एक प्राइस रैशनलाइजेशन की ज़रूरत होगी, मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करते हुए कैसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेकर आएँ। लेकिन चाहे कितनी भी कंपनियां आ जाए, कितने भी तरह के प्रोडक्ट हो आ जाएं, अफोर्डेबिलिटी जो है उसके केंद्र में रहेगा। अगर ये बीमा अफोर्डेबल नहीं होगा तो मुझे लगता है इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो टारगेट है वो हम अचीव कर नहीं पाएंगे, करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसका एक उदाहरण अगर आप देखें तो बहुत सारे बैंक्स ने टाई अप करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आए थे अपने कस्टमर्स के लिए। वो प्रोडक्ट ऐसे थे कि चाहे यंग एज हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, एक एक ही प्रीमियम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल था और काफी लोगों ने उसको पसंद किया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बैंक एश्योरेंस का टाई अप था तो आगे चल नहीं सके। इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो मेरे ख्याल से अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। राइट। अब कुछ सवाल जितेंद्र जी हमारे दर्शकों के हैं, वो मैं लेकर आती हूँ। रुचि सिंह का पहला सवाल लेते हैं और ये सवाल जो है ये पूछ रही हैं अपने 12 साल के बेटे के लिए जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर है। पिछले 3 साल से उनका इलाज भी चल रहा है इनके बेटे का। क्या मेरी बिटिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिटिया इनकी, क्या मेरी बिटिया का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है? क्या कर सकती हैं वो इसके लिए? देखिए, अगर मेंटल इलनेस है तो मेंटल इलनेस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। और उसके बाद से ही इरडा ने जो है निर्देश देने शुरू किए थे कंपनियों को। आज की डेट में मेंटल इलनेस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है। इसके अलावा और भी डिसेबिलिटीज जो है हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मिल जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस होगा भी। लेकिन अगेन हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्या डिसेबिलिटी है, कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य बीमा कंपनी डिसाइड करती है कि क्या प्रीमियम होगा, कितने प्रीमियम पे दिया जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा, पर मुझे जो एक शंका दिखती है वो ये कि कितनी डिसेबिलिटी है उन्होंने ये नहीं बताया। क्या जो हेल्थ इंश्योरेंस बीमा इनको प्रीमियम ऑफर करेंगे वो अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा, इसको देखते हैं। और दूसरी बात, तो तरह तरह के जो है प्रोविजन इनको मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस शायद मिलना शुरू होगा, बट अफोर्डेबिलिटी जैसे मैंने कहा वो एक बड़ा फैक्टर होगा किसी भी फैमिली के लिए कि क्या वाकई में जो प्रोडक्ट बाजार में है वो अफोर्डेबल है भी। राइट। तो इनको ढूंढना तो ज़रूर चाहिए। रुचि सिंह जी आप ज़रूर तलाशें, आपको मिल जाएगा। बस उनके नियम पढ़ लें कि कब कवरेज वो देना शुरू करेंगे, दे रहे हैं, कहीं मेंटल इलनेस को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की तरह उसमें कोई वेटिंग पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड ना हो, इन सबको ज़रूर चेक कीजिएगा। तारा सिंह ठाकुर का अगला सवाल लेते हैं, हिमाचल प्रदेश से भेजा है। ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि उन्होंने NHAI से मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपए मिले हैं। उनके एक परिचित बीमा एजेंट ने उन्हें इससे जीवन बीमा की गारंटीड रिटर्न पॉलिसी में निवेश करने की सलाह दी है। क्या उन्हें ये कदम उठाना चाहिए जितेंद्र जी? देखिए, कोई भी गारंटीड रिटर्न पॉलिसी है वो कॉस्ट के साथ आती है, और जब कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो इनको पहले ये देखना होगा इनको एक्चुअली में उस पॉलिसी से जो है कितना नेट रिटर्न इनको मिल रहा है। गारंटीड रिटर्न
रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। पे आउट कंपनी गारंटी कर सकती है, पे आउट का अपने पैरामीटर्स होंगे, बट गारंटीड, जैसा मैंने कहा, गारंटीड वर्ड जहां लग गया वहां आप मान के चलिए कि आपका कॉस्ट बढ़ गया, और जब कॉस्ट बढ़ गया तो जो आपको नेट इनकम होने वाली है वो कम हो जाती है। तो इनको नेट रिटर्न पे फोकस करना होगा कि नेट रिटर्न कितना है। तो गारंटीड रिटर्न पे ना जाएं, आप ये देखें कि आपको नेट रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो मेरी राय में निवेश फिर आपको जो है अल्टरनेटिव सोचने चाहिए। ओके तो ऑल्टरनेटिव अगर सोचे जितेंद्र जी, एक पर्सनल फाइनेंस पे भी राय हो जाए यहाँ ठाकुर जी के लिए कि अगर 30 लाख जैसा एक बड़ा पैसा है उनके हाथ में और निवेश करना, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बड़ा पैसा है, इसको अगर निवेश करना है तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच चाहिए। आपको जो है एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। किस वक्त आपको इस पैसे में से कहाँ किस वक्त में आपको जरूरत होगी। क्या पूरा पैसा आप 10 साल के लिए निवेश करेंगे या कुछ पैसा आप 2 साल के बाद यूटिलाइज करेंगे। तो पहले आपको अपने लक्ष्य तय करने होंगे, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग फिर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज कीजिए। अब मैं ये मान के चलूँ कि 30 लाख पूरा का पूरा 15 साल के बाद जरूरत होगी तो आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या 30 लाख में से 5 लाख आप अगले 5 साल में यूटिलाइज कर लेंगे तो वो उस 5 लाख के लिए प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा। तो आपको पहले लक्ष्य तय करने होंगे, आप करना क्या चाहते हैं इस कॉर्पस से, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज कीजिए। तो ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा अच्छा जो है प्रोडक्ट आप चूज कर पाएंगे, और एक बढ़िया निवेश आप तभी कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इसी के साथ इंश्योरेंस सेंट्रल के आज के सेशन को यहीं पर हम रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आप बीमा से जुड़ा या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई अपना सवाल हम तक भेजना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसके सामने इंश्योरेंस लिखिए, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसके आगे पर्सनल फाइनेंस लिखिए, और आप इसे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9311211874 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी Money9 तक पहुंच सकते हैं। हमारे ऐप को देखते रहिए, बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय।